बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों को पता है एक हम साल के दौरान डेटर अकाउंट बनाते हैं। ये जो हम कहते हैं साल के दौरान, इसका मतलब ये होता है कि 1 तारीख से लेके साल के पहले अकाउंटिंग ईयर की फर्स्ट डेट से लेके अकाउंटिंग ईयर की एंड डेट तक की सारी ट्रांजैक्शन जिसमें जो जो भी हुई होंगी वो यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं साल के शुरू पे कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। साल के दौरान बैड डेट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न लिखने का टाइम नहीं है अभी। बैलेंस बीडी हमने कहा 10,000 था, ये लेट से 25,000, ठीक है जी। ये आ गया जी 3,000, अब मैं आज एक बात पॉइंट ऐड करने लगा, यहीं पे बात खत्म करके चलेंगे। आपको पता है फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में इसकी एडजस्टमेंट आनी ही आनी है। यहां पे लिख रहा हूं ड्यूरिंग, अब बात सुने, इसकी हमारे नजदीक कोई औकात नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने इससे यहां पे मूव करना है ना एडजस्टेड की तरफ, तभी ये वाली सारी बात खत्म हो जानी है। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट के लिए भी इसका शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा। हम यहां पे लिखते हैं अनएडजस्टेड। ये वाली जो पिछले साल में हमारे ही 5 बजे जो खत्म हुई होता है लेजर, उसी से उठ के यहां पे आती है, ठीक है। हमने कहा कि हमारा जो ड्यूरिंग द ईयर की सेल्स हैं आफ्टर द ईयर की वो 3,000 हैं, ठीक है। और यहां पे बैड डेट लिख रहा हूं, मेरे से पहले नहीं बोलना, ये कुछ बातें हैं जो मैं टेक्निकली लेके चलना चाह रहा हूं। यार 3,000 उधर था, आप इसे कर लो 4,000, ये 36,000 हो जाएगा ताकि फिगर्स का डिफरेंस आ जाए, और ये माइनस कर दो 14,000। एज्यूम फिगर्स हैं। अब बात सुने, यहां पे मैं लिख रहा हूं आफ्टर ईयर, या मैं एक छोटा सा लफ्ज़ लिख रहा हूं जो मैंने आपको पिछले दिनों में चैप्टर नंबर 3 में जब जर्नल का पढ़ाया था, आखिर में तेज तेज पढ़ रहे थे हम, वहाँ पे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स लिखी हुई थी। जब कभी भी क्वेश्चन में ईयर एंड एडजस्टमेंट आ जाए, उसी वक्त उसकी एडजस्टेड की तरफ मूव कर जाते होते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि इस अकाउंट के सामने मैं देखें ये वाली जगह छोड़ी मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ साल के दौरान का बैड डेट एक्सपेंस। ये वाले लेजर की अहमियत बिल्कुल जीरो है हमारी नज़रों में जब हम इकट्ठा करने लग जाएंगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से करवाने हैं, उसके बाद ये सारे लेजर्स का मैंने आपको शॉर्टकट बता देना है, पेपर में आपने सिर्फ 2 लेजर बनाने हैं, ठीक है। ये सारे उड़ाने हैं हमने इंशाल्लाह। अब देखें ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली जो ड्यूरिंग द ईयर की होती है, ये यहाँ पे आती है वही एंट्री। हमने कहा था एक एंट्री 2 जगह पे जाती है, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट को डेबिट डेटर को क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैड डेट को डेबिट करना बाकी था। तो 3,000 यहाँ पे और डेटर का क्रेडिट यहाँ पे, CD 3,000। ये चीज हमने सीखी हुई है अभी तक, इसी से हम एडजस्टेड बैड डेट बनाते हैं। FR1 में भी ये टॉपिक दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, FR2 में भी पढ़ाना पड़ेगा, एक ही दफा समझ लो बात खत्म हो जाएगी। हमने इस CD को यहाँ पे लेके आना होता है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमने ओपनिंग लिखी है, क्योंकि एक्सपेंस की ओपनिंग नहीं होती। इन सारे अकाउंट्स में से डेटर एसेट है जिसकी अगले साल ओपनिंग हो सकती है, और ये वाला एक्सपेंस की नहीं हो सकती। अलाउंस एक बैलेंस शीट आइटम है, उसकी हो सकती है। जो बार बार हम आपको बात कहते हैं वो इसका मतलब यही है कि इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स की ओपनिंग नहीं होती, बैलेंस शीट की आइटम्स की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग तो फिर होती है। अब ये वाले जो यहां पे हमने आफ्टर द ईयर एंड बैड किए वो उठेंगे। कर रहे हो
अब यहां से आके इधर आ जाएं, अलाउंस का अकाउंट बना लिया। आज यहां पे दो बातें मैंने क्लास से न्यू बतानी है, थोड़ी सी फोकस कीजिएगा। हमेशा यहां पे जो सीडी आना है उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? एनीवन? और दो कौन कौन से हैं? एक आपको एजिंग मेथड का पता है कि वो एज लिखी होती है और उसके सामने डेट्स लिखे होते हैं। एक आपको कैलकुलेशन का पता है कि जहां पे हमने पहले डिस्क्रिप्शन, फिर बैलेंस, फिर रेट और फिर अमाउंट लेके आनी होती है। अब सुनो तीसरी बात, ये तीसरी बात आपके किसी भी जगह पे कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज था। वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये थी, देखने ना लग जाओ, नहीं पता लगना आपको कहां पे है, सब्र करो। उस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये थी कि जब हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए उसने 3-4 बातें लिखी थी। सेल्स भी लिखी थी, परचेज भी लिखी थी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह भी लिखी हुई थी। जो भी होगा मुझे भी नहीं याद, इसलिए कह रहा हूं। अब उसमें बात थी कि मोस्ट प्रोबेबल चीज कौन सी है प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए, तो वहां पे आपने एमसीक्यूज लगाया था सेल्स का, कि सेल्स की इसकी कैलकुलेशन में सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा मेथड होता है इसकी प्रोविजन कैलकुलेट करने का, वो ये होता है कि अगर साल के दौरान की सेल्स आपके पास दी हुई हो, आप उसके ऊपर परसेंटेज लगाते हो। उस परसेंटेज से आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, इंक्रीज या डिक्रीज आती है। वो मेथड ना तो हमारे एग्जामिनेबल है, ना बताने की जरूरत है, लेकिन एक एमसीक्यूज उसने पेपर में एक दफा एक बच्चे से सुना मैंने, उसने पूछ लिया कि प्रोविजन कैलकुलेट करने के 3 मेथड कितने हैं, और वहां पे एमसीक्यूज 3 वाला आना था, 2 वाला नहीं आना था। अब आपने यहां पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसकी कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं, हमने 2 ही करने हैं। ये बात, अब ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपके लिए न्यू थी। दूसरी बात, ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए एक तो हमेशा आपने याद रखना है, यहाँ पे एडजस्टेड सीडी लेना है। ये वाले की औकात खत्म हो जाती है, ठीक है। एडजस्टेड सीडी लेना है, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। 2200 आ गया, या फिर परसेंटेज 10% सीधा सीधा मैंने इसलिए रखा था, या फिर आपने यहां पे वर्किंग 1 दिया और आप यहां पे आ गए। हमारे पास अब एक दूसरा मेथड क्या है? रूममेट्स आए हैं, बंदे के चेहरे पे खुशी आ गई है। सर वेलकम। अब सुनो, क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपने पढ़ा था बैलेंस, रेट, अमाउंट। अब सुनो, यहां पे याद ये रखना है कि जो 3 चीजें हैं, आपने जब कभी भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक आ गया या आपके पास जनरल के अलावा कोई और बैलेंस दे दिया उसने, तो याद कर लेना कि ये वाली बात जरूर लिखनी है, ठीक है। क्यों लिखनी है? क्योंकि एक होता है गलती का चांस मिनिमाइज करना, ये कैलकुलेशन जहन में या कॉपी पे थोड़ी सी लिख के ना आपका गलती का चांस मिनिमाइज हो जाता है। क्यों होता है बताता हूं। देखो, गुड डेट्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और डाउटफुल होते हैं। अब स्पेसिफिक की पहचान ये है कि अगर वो क्वेश्चन में नाम दे दे, अगर वो क्वेश्चन में नाम दे दे, या फिर उसने क्वेश्चन में किसी का भी डेट स्पेसिफाई कर दिया कि इसके अगेंस्ट इतने पैसे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है कि उसने स्पेसिफाई कर दिया। क्वेश्चन में से ये बात ढूंढ के लानी है पहले, नहीं है तो आपने गुड डेट्स थे आपके। अब गुड डेट्स आपके क्वेश्चन में उसने अगर कहा हुआ है, 2 तरीके हैं उसके कहने के। मैं आपको जब भी चैप्टर रिवाइज करवाता हूं आपको इंतहा बताता हूं, उसके पूछने के 2 अंदाज हैं कैप में दिए जो बुक में। क्या वो या तो कहता है कि ये वाला सीधा ही गुड डेट है, मुंह से कह देता है गुड डेट है, ठीक है, या कहता है कि इससे 100% रिकवरी हो जाएगी, या कहता है इसका कोई भी बैड नहीं हो सकता। ये तीनों उसके पूछने के अंदाज है, बताने के अंदाज है। ये उसका गुड डेट आ गया। अगर यहां पे मैं फिलवकत एज्यूम कर रहा हूं मेरे गुड डेट्स 0 हैं। अब लेकिन अगर लेट से अगर यहां पे होते, मैं बल्कि इसको वेरीफाई करता हूं, हमारे पास ये वाला बैलेंस उठना है 22,000, ये यहां पे आना है। स्पेसिफिक लेट से मैंने कहा कि 7,000 रुपए हैं और ये 15,000 है। अब मेरी एक बात सुने, ये तो हमेशा 0 है, ये आपको पता है, हमेशा 0 है गुड के लिए, इसके लिए। लेकिन एक बात है, अब मुझे यहां पे कैलकुलेशन करवा दें सीधा 10% ही, 700, 1500 और लालो फिगर्स ही मैच करके 2200 आ जाना है।
उधर भी 2200 लिख के आया हूं मैं, इसलिए मैंने परसेंटेज सीधी रखी। ये बात आ गई। अब देखो इस 10% को बताने के भी उसके दो अंदाज हैं। या तो कह देगा क्या कि 90% रिकवरी हो जाएगी तो 10% डूब जाएंगे। यहां पे अमाउंट लिखनी है डूबने वाली, क्योंकि हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रोविजन की। और प्रोविजन है क्या वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं जब मैं अकाउंट पे जाऊंगा। तो अब मेरी बात सुने, अगर यहां पे आपके पास गुड डेट का कोई पैसे होते, लेट से 2000 रुपए, लेट से 2000 रुपए, ये 5 पे चला जाता, ठीक है, ये 2000 आता, ये 5 पे चला जाता, ये 15 पे आ जाता। मुझे बताएं यहां पे तो 22,000 ही था, ठीक है, यहां पे तो जीरो ही लगना था। अब इस 2000 की कोई अहमियत नहीं है, इसकी यहां वाली फिगर में कोई रोल नहीं है, लेकिन इस फिगर को वो चेंज कर दिया करेगा। अब 10% लगाऊंगा तो 500, अब 10% लगाऊंगा तो 1500, अब यहां पे 2000 आ जाएगा। तो आपके लिए सबसे जो चीज मैटर करती है वो एक इक्वेशन लिखने लगा हूं, क्या एडजस्टेड CD ऑफ डेटर अकाउंट इज इक्वल टू, अब बात सुनो यहां पे पहले मेन, मुझे बताओ डेटर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, गुड, बैड, गुड, बैड या डाउटफुल, गुड, बैड या डाउटफुल। जो आपके साल के दौरान बैड हो गए और 5 बजे के बाद भी हो गए, उनको अकाउंट फॉर करने के बाद आपका एडजस्टेड सीडी आया है। तो इस सीडी तक आते आते आपका बैड डेट यहां से रिमूव हो चुका था, अब 2 बच गए, एक आपके पास गुड बच गया, एक डाउटफुल बच गया। तो मैं कुछ भी नहीं करने लगा, मैं इसके लिखने लगा हूं कि गुड डेट्स प्लस डाउटफुल। अब इस डाउटफुल में 2 थे, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। अब बात यह है कि ये वाला जो बैलेंस होता है, ये वाला जो बैलेंस होता है, इसके अंदर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं, और बैड कभी एज्यूम यहां पे नहीं करना। तो अब यहां से जब हम इक्वेशन लेके आएंगे तो हम लेके आएंगे जनरल का बैलेंस इज इक्वल टू, इससे 2 चीजें माइनस कर दो, एडजस्टेड CD ऑफ डेटर माइनस गुड बैड डेट बैलेंस, सॉरी गुड डेट्स का बैलेंस और माइनस स्पेसिफिक का बैलेंस। अब ये बात अपने जहनों में जैसे बिठानी है बिठा लो कि जब भी मैंने ये वाली कैलकुलेशन करनी है मैंने जहन में रखना है कि गुड डेट का कोई बैलेंस तो नहीं है, अगर है तो उसे माइनस करके फिर प्रोविजन की अमाउंट्स लगानी है। ये बात समझ आती है? अब वापिस आ जाओ, यहीं पे ज्यूम कर लो, इसके आगे मोर देन 1 मंथ और वो वाली बात, एजिंग से भी यही वाली बात आ गई, हम 22,000 पे आ गए। एज्यूम कर लेते हैं जी 1000 रुपए। अब प्रूडेंस कंसेप्ट इस चैप्टर में क्या करने आया था? प्रूडेंस कंसेप्ट इस चैप्टर में ये कहने आया था कि यार एक है तुम्हारा साल के दौरान का असल खर्चा, एक है तुम्हारा साल के दौरान का असल खर्चा, एक है तुम्हारा अंदाजा। अंदाजा इस चीज का है कि तुम साल के पहले दिन खड़े होके कहते हो यार मेरे इतने पैसे डूब जाएंगे, और साल के आखिर पे आके दोबारा कैलकुलेट करते हो क्योंकि साल के दौरान किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने मजीद ले लिए, जो भी हुआ, साल के आखिर पे आके तुम कहते हो मेरे इतने लोगों ने पैसे देने हैं और मेरा अंदाजा है कि उसमें से इतने डूब जाएंगे। ये अलाउंस है, ये अलाउंस है मेनली। तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है अगर तो साल के दौरान तुम्हारा अंदाजा बढ़ गया, साल के दौरान तुम्हारा अंदाजा बढ़ गया, तो तुम उसे भी असल खर्चा मान लेना, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है तुम अपने एंटीसिपेटेड एक्सपेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, तुम उसे भी अपना असल खर्चा मान लेना। अगर असल खर्चा मानना है तो इस टॉपिक में असल खर्चा किसका नाम ले रहे हैं? असल खर्चा, बैड डेट कह रहे हैं। असल खर्चा किसे कह रहे हैं? बैड डेट। तो समझ लेना कि इंक्रीज को तुम बैड डेट समझ लेना। लेकिन ये जो इंक्रीज तुम्हारा बैड डेट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? अलाउंस की वजह से, अंदाजे की वजह से। तो उसने कहा जब कभी भी इंक्रीज आएगा तुम कहना बैड डेट डेबिट हो गया है और अलाउंस क्रेडिट हो गया 1200 से। ठीक है, हमने ये 1200 उठाया, ये भी यहां पे जाके ऐड कर दिया। अब सुनो बात, वो कहता है
अगर तो साल के दौरान तुम्हारा अंदाजा बढ़ गया तो तुम इसे उठाओगे, इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली अमाउंट में चार्ज कर दोगे। तो इंक्रीज इन डेट एक्सपेंस, इंक्रीज इन अलाउंस ड्यूरिंग द ईयर को क्या कहते हैं? चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था चैप्टर 4 में कि जब भी आप एक्सपेंस लेके आओगे उसका जो क्लोजिंग होगा या प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट होगी उसका नाम यह है कि चार्ज कर रहे हो इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट को चार्ज करने का मतलब एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं। अब आपका असल एक्सपेंस था 17,000 रुपए, लेकिन साल के शुरू में आपका अंदाजा कुछ था, साल के आखिर में आपको लगा और डूब जाएंगे। वो कहता है ये जो तुम्हारा साल के दौरान अंदाजा बढ़ा है इससे भी समझो कि तुम ये तुम्हारा असल खर्चा है, इसलिए तुम उसे यहां पे लिखोगे और यहां पे ऐड कर दोगे। अगर यही केस होता और यहां पे अलाउंस हम एज्यूम करते हैं 3,000 रुपए, तो वो कहता है 800 यहां पे आके तुम्हारा माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस होगा वो कहता है अगर तो साल के दौरान तुम्हारा अंदाजा बढ़ गया उसे ऐड कर देना, जो कम हो गया उसे माइनस कर देना। ये बात समझ आती है? अब आ जाओ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे। आपने अपना क्वेश्चन उठाना है, एनीवन 50 में से कोई भी, यही प्रैक्टिस है ना आपके लिए। आपने सबसे पहले साल के दौरान का ईयर एंड स्पेसिफाई करना है, साल के दौरान का ईयर एंड स्पेसिफाई करना है। जब आप ईयर एंड स्पेसिफाई कर लो उसके बाद आपको पता लग जाएगा ड्यूरिंग द कौन सा है और ईयर एंड वाली बात कौन सी है। अब इस ड्यूरिंग के लिए वो दो बातें करता है। वो कहता है या तो वो ये आपको बता देता है कि साल के दौरान वाली ट्रांजैक्शन ये डायरेक्ट ड्यूरिंग द वर्ड लिख देता है, या फिर बता देता है कि यहां इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान तक की ये ट्रांजैक्शन हुई हैं। इसके लिए वो जो ईयर एंड है उसके लिए वो कहता है इट वाज डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया बाद में। और ड्यूरिंग के लिए वो यूज करता है इट हैड बीन रिटन ऑफ, मतलब पहले ही लिखे जा चुके थे, इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम लिखेंगे। ये दो वर्ड्स वो यूज करता है, बुक में मैंने यही फ्रीक्वेंट देखे हैं। तो आपने जब इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने कैलकुलेटर्स घुमाने, जो भी ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू लिखी होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देनी। पिछले लेजर्स खत्म, जो ड्यूरिंग द ईयर की होगी वो यहाँ पे आ गई। एडजस्टेड में ये बनाना ही बनाना है, एडजस्टेड बैड डेट और अलाउंस का अकाउंट बनना ही बनना है। अगर साल के दौरान आपकी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक बैड डेट की मूवमेंट है, ज्यादातर वो यही दे रहा होता है आफ्टर ईयर एंड की। अगर आफ्टर ईयर एंड की एक आधी एडजस्टमेंट है तो उसे आपने डायरेक्ट यहीं पे इनकॉर्पोरेट करना है, और डेटर का बैलेंस जो लाना है उसे आपने इसमें से सीडी में से माइनस करके लाना है। मतलब जो एडजस्टेड होगा उसे उठाना और उसमें से माइनस करके ये वाली बात लिख देना। ठीक हो गया? अब ये थी ट्रिक जो आपने डायरेक्ट लेजर्स पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कि हमें इसको थोड़ा पक्का करने के लिए एक दफ़ा कैलकुलेशन से देख लेना चाहिए कि हम इसे कैसे डील करते हैं। आज की स्लाइड्स आपकी कल से ज़्यादा मज़ेदार है, ये बात आपको पता लग जाएगी जब मैं पीडीएफ भेजूंगा। अभी मेरा दिल नहीं किया कि मैं अपना जो सस्पेंस ख़राब करूं, इसलिए नहीं भेजी मैंने। क्रेडिट सेल्स का आपको पता है, ये बात क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरह के बैड डेट्स हैं, मैंने भी बता दिया हुआ है। चैप्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ से हाईलाइट करवानी है मैंने, वो याद करवा दीजिएगा, वो भूलनी नहीं है। अलाउंस का भी पता लग गया, प्रेजेंटेशन का भी पता लग गया, ये बाद में करते हैं डिस्कस। अब ये देखो, इकबाल वाज ओड ₹37,500 बाइट्स कस्टमर। मैंने ओड टू ओड बाय का कॉन्सेप्ट दिया था। इकबाल बिजनेस है, ओड टू समवन या ओड बाय समवन? ओड बाय समवन एसिड होता है, लायबिलिटी होती है, एसिड होता है। एट 1 जनवरी 2008 मैंने जैसे ये पढ़ा, मुझे बता दो मेरा ईयर एंड कौन सा है। उसने कहा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8। अब ये पता लग गया मुझे ओपनिंग की स्टोरी है। उसने कहा कि ये 37,500 मेरा बीडी है, 4900 मेरी एंड रुपीज, ये उसने सीडी दे दिया यहीं पे 31/12/8 का। ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल्स हुई इतने की, क्रेडिट सेल्स इतने की हुई, कैश सेल्स इग्नोर कर देनी है, क्रेडिट सेल्स ले लेनी है। कॉन्ट्रास्ट विद द पेबल, यानी यहां पे हमसे वो पूरी स्टोरी मांग रहा है, यहां से हमसे पूरी स्टोरी मांग रहा है। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो, उस क्वेश्चन में आपके पास डेटर के दरमियान वाली एक से ज्यादा एडजस्टमेंट आ जाए, एक से ज्यादा या एक भी, फौरन से पहले अपनी गलती को कम करने के लिए लेजर पे चले जाना। लेजर कब छोड़ने की इजाजत है? जब आपको लगेगा यार कॉन्फिडेंट हूं, एक एडजस्टमेंट है खुद ही कर लूंगा कैलकुलेटर पे। लेकिन अगर लग जाए कि नहीं यार रिस्की है, तो रिस्क पेपर में बैठ के नहीं लेना, पेपर में बैठ के रिस्क नहीं लेना। हमारे पास उसने साल के दौरान की दी क्रेडिट सेल्स जो उसने मैंने एज्यूम की,
क्रेडिटर दिया, बैड डेट एक्सपेंस दिया, कैश उसने बैलेंसिंग लाने का कहा था, या तो इस तरह का एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर 5 से टेस्ट कर सकता है वो। ये सेम एमसीक्यूज वो चैप्टर 3 के रेफरेंस से भी आपसे टेस्ट कर सकता है। बैलेंसिंग फिगर सीडी के अलावा कोई लेके आनी, तो ये बात आपको मैंने क्लासेस के दौरान पेपर्स दे के सिखाई हुई है, ये बात याद रहेगी। यहाँ तो इस तरह का एमसीक्यूज टेस्ट कर सकता है, और इसमें सिर्फ उसने लेजर बनाने का कहा है, और हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली बात लेनी है, दूसरी नहीं लेनी, ठीक है। हुरैरा क्लास में आया तो हुरैरा का क्वेश्चन आ गया। एट 31 दिसंबर 2007 हुरैराज रिसीवेबल बैलेंस वाज 2,30,000। 31 दिसंबर 7, और हमसे उसने क्या कहा, क्या है ईयर एंड, उसने कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो एक ही ईयर एंड दिया हुआ है, हम समझेंगे 31 दिसंबर 2007 ये भी हमारा ईयर एंड है। और उस पर हुरैरा का बैलेंस 2,30,000 रुपए है। उसने स्पेसिफिक अलाउंस बनाना चाहिए 450 चिंटू के लिए, मिंटू के लिए 980 और डोरेमोन के लिए 5,000। क्या हो गया क्वेश्चन है यार। हुरैरा ने जनरल अलाउंस 2% ले ली। अब यहां पे जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप फौरन से पहले इस कैलकुलेशन पे जाओगे। अब नहीं खच मारनी, अब कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाना, ठीक है। डोरेमोन के स्पेलिंग गलत है, ओ यार कोई बात नहीं, आप डोरेमोन देखते रहे हो, अभी भी देखते हो। लगा गया यार, लगा गया, मैं नहीं वापसी लगा रहा अभी। What amount should be adjusted to the statement of profit and loss relating to the allowance of receivable if the allowance at, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, जब कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज पूछेगा, इसका मतलब है वो चेंज पूछ रहा है, इसका मतलब है वो चेंज पूछ रहा है। अब सबसे पहले कैलकुलेशन आनी थी, सबसे पहले तो कैलकुलेशन आनी थी। मैंने गुड डेट, चाहे मुझे पता है मेरे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए यहां पे उसे 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ गई स्पेसिफिक की, फिर स्पेसिफिक, फिर स्पेसिफिक, और फिर आपके पास आ गया जनरल। जनरल का बैलेंस आप जनरल का देखें, उसने मेंशन नहीं किया होता, मैं हमेशा इस पे लेके आता हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसके ऊपर फुल परसेंटेज लगानी है, ये भी क्लास के दौरान आपने बात सीखी हुई है। ये आपके पास बैलेंस आ गया। उसके बाद उसने कहा था मुझे सिर्फ बता दो, पीडी लिखा मैंने, सीडी वर्किंग से ले आया। अब ये वाली बात आ गई, अगर तो साल के दौरान इंक्रीज आया तो चार्ज, और अगर डिक्रीज आया तो क्रेडिट। अब एक और बात सुनो, हम ये कहते हैं कि नेट डेटर्स क्या होते हैं, और नेट डेटर्स के लिए हम कहते हैं कि एडजस्टेड सीडी में से अलाउंस का सीडी माइनस कर देना है, तो नेट डेटर्स आ जाएंगे। अब एक बात याद रखें, यहां से थ्योरी का एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर साल के दौरान आपकी अलाउंस जो है वो कम हो जाती है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते डिक्रीज आ गया, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है। पहले तो ये बात, अब इन एक्चुअल ये बात है कि प्रॉफिट तो नहीं बढ़ना, यहां से नेट डेटर्स की बात कर रहा हूं। वो जब आप डिक्रीज करते हो तो असल में यहां से माइनस होके जो एक्सपेंस एक्चुअल जाना था वो कम हो जाता है। इस एक्सपेंस ने अभी भी जाके जीपी में से माइनस ही होना है और कम करना है, लेकिन अब उतने पैसों से कम नहीं करना जितने से पहले करना था। ये बात होती है प्रॉफिट को अप करने की। प्रॉफिट अभी भी डाउन ही होगा एक्सपेंस से। और इसी तरह एसेट्स में बात आती है, वो कहते हैं अगर अलाउंस कम हो जाए तो क्या नेट डेटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? हम कहते हैं नेट डेटर्स बढ़ जाएंगे। सुने तो सही ना, अलाउंस कम हो गई, हम कहते हैं इसकी वजह से डेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो हम कहते हैं पहले जिस अमाउंट से जितनी से कम होना था अब उतनी से कम नहीं होना, अब कम अमाउंट से कम होना है। तो यहां पे कमी से मुराद ये होती है, ये बात याद रखनी है। मैंने यहां पे इसलिए बताया क्योंकि चार्ज और क्रेडिट की बात आ रही थी। अब मेरी बात सुने, आपने क्वेश्चन उठाना है, उसमें से आपने सबसे पहले उसमें से आपने ईयर एंड स्पेसिफाई करना है कि आपका ईयर एंड कौन सा है। ईयर एंड स्पेसिफाई करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमाइज आपकी वर्किंग शॉर्ट हो जाए। अब आएगा चैप्टर नंबर हमारा 9 फाइनल अकाउंट का, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये इंतहा है। आपने बस ये देखना है कि उसने साल के दौरान जो ये वाला बैलेंस होगा ये आपने ट्रायल से उठाना है। ड्यूरिंग द ईयर वाली बात अगर उसने बताई हुई तो बैड डेट की वहीं पे बताई होगी ट्रायल में, वहां से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट करनी है एडजस्टेड में, उसके बाद आपने इसकी फर्दर कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला एक मैक्सिमम इंतहा है जो उसने 1 से 2 क्वेश्चंस में ली हुई है, और ज्यादातर वो इसमें 1 या 2 एडजस्टमेंट्स लेके ही फाइनल अकाउंट में आ रहा होता है। चैप्टर 5 का एमसीक्यूज आपको ऐसा ही आएगा, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। या थ्योरी वाला आएगा, थ्योरी वाले में से औखा एमसीक्यूज आता है, थ्योरी वाले में से औखा एमसीक्यूज आता है। कैसे आता है? मेरा अंदाजा है, मैंने एक एमसीक्यूज बनाया,
आपकी बुक में अलाउंस वाले पेज पे एक लाइन लिखी हुई है, डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस जो हैं वो, एक मिनट रुक जाओ मैं खोल के दिखाता हूं अभी, एक मिनट। उसने लाइन लिखी है कि डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस जो है ना ये डाउटफुल होती हैं, एक लाइन है, उसने कहा डाउटफुल डेट में डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस। अब मैंने वहां से एमसीक्यूज आपके लिए ये बनाया कि बच्चों अगर डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस हों तो उनके लिए हम जनरल एंट्री कौन सी पास करेंगे, बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट, या फिर मैंने अलाउंस की वर्किंग वाली दे दी। अब अलाउंस वाली बात यहां पे फिट नहीं आनी थी क्योंकि मैंने उसकी एंट्री गलत दे दी थी, ठीक है, उलट कर दी थी एंट्री। और बात रह कि बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट, आपको पता है क्योंकि आपने ये बात पढ़ी हुई है कि बैड डेट कब कब किन सूरतों में हो सकते हैं, उसमें डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस आपके जेहन में बड़ी होती हैं, वहां पे वार के वो एंट्री लगा देते हो। तो एमसीक्यूज ऐसे भी पिक किया जा सकता है। तो चैप्टर 5 की बुक लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बुक दे दो। कुछ भी नहीं है, सोचना नहीं है उसे, बस सोचना नहीं है, एक मेथड है वो आपने पढ़ना नहीं बस। शोर किए बगैर पेज नंबर 154 अर्जेंटली ओपन कर लें। ये एक फजूल सी लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए, तो फजूल है ना, देख लो फिर। अगर क्वेश्चन के दौरान में इंक्रीज टू लिखा हुआ है तो मतलब डेस्टिनेशन पे जा रहा है टू, तो सीडी देगा आपके पास, ठीक है। अगर इंक्रीज बाय होगा तो ये वाली चेंज देगा आपके पास, इस चेंज को काउंट फॉर करके सीडी बैलेंसिंग आएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज डिक्रीज टू आ गया मतलब फिर ये वाली डेस्टिनेशन दे रहा है, और अगर डिक्रीज बाय आ गया तो ये वाली चेंज दे रहा होगा, ये वाली आपने इसको यहां पे लिख के उस पे जाना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको भी नोट कर लें। 154 पेज नंबर 154 पे बात है ट्रांजैक्शंस गुड डेट्स के अंदर ये वाली जो लाइंस हैं, सिक्योर्ड रिसीवेबल्स, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, कॉन्ट्रा रिसीवेबल एंड पेएबल, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 154 ये वाली बातें तीनों वाली इंपॉर्टेंट है बुक थ्योरी के लिहाज से। ये वाली लाइन एज इट इज पेपर में आती है, गुड डेट्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अनलाइक बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैंकरप्सी, डेथ और डिसऑनेस्टी की वजह से बैड डेट होते हैं, बात इंपॉर्टेंट है। रिकवरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यहां पे एक बात सुनो, एक बात सुनो, यहां पे हम कहते हैं बैंक डेबिट बैड डेट क्रेडिट या बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। अब यहां पे एक बात सुन लो, ये जो बैड डेट को क्रेडिट करना है, ये या तो पैसे ड्यूरिंग द ईयर मिल सकते हैं या आफ्टर द ईयर एंड मिल सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इसको यहां पे माइनस कर दोगे, अगर ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर दोगे तो ये वाला खर्चा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होके यहां पे आएगा और यहां पे आप नहीं लिखोगे। अगर वहां पे नहीं लिखते, यहां पे आके लिखते हो तो कोई मसला नहीं है, ये सीडी फाइनल कम हो जाएगा। और ये वाली बात उसने आज तक हमसे पूछी नहीं, ना पूछेगा। मसला ये है कि अगर बैड डेट इनकम साल के दौरान बैड डेट रिकवरी हो जाए तो आपने उसमें जो रिकवरी वाली अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो वहां लिख के कम करके ले आना, आफ्टर द ईयर हुआ तो यहां पे लिख देना। कोई समझ ना आ रही हो जहां दिल चाहेगा लिख देना, फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। तो रिकवरी के लिए ये बात याद रखनी है। डाउटफुल डेट्स वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 156। ये वाली पहली पहली लाइन जो माइट प्रूव डिफिकल्ट टू कलेक्ट बट स्टिल होप्स टू कलेक्ट इट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली पहली लाइन पेज नंबर 156 की। उसके बाद आपके पास प्रूडेंस कंसेप्ट की कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद ये देखें, अलाउंस में भी स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक में उसने स्पेसिफिक डिस्प्यूटेड का या डिफिकल्ट डेट का, मैंने इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका बनाया था। तो ऐसा एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी एंट्री कोई नहीं है, जब अलाउंस की बात करेगा तो अलाउंस के इंक्रीज डिक्रीज उसे बताना पड़ेगा एंट्री पूछने के लिए। लास्ट एक लाइन लिखी हुई है, नो एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड व्हेन एनी डाउटफुल डेट इज रिकवर्ड एज रिसीवेबल बाय रिसीवेबल हैज नॉट बीन रिटन ऑफ इन दिस केस। बच्चों जब बैड डेट होता है तो आप एंट्री पास कर चुके होते हो, बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट।
ठीक है, तो जब उससे पैसे आते हैं आप बैड डेट एक्सपेंस को कम कर देते हो। लेकिन जब कोई अलाउंस जो लिखी होती है, लेट्स से ये 1000 रुपए मैंने जो अलाउंस का लिखा है, जब ये वाली बात आती है तो आपने बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट कहीं पे भी नहीं किया होता, आपने सिर्फ ईयर एंड के रिसीवेबल्स या ओपनिंग या क्लोजिंग, 10,000 था 10% लगाया, 1000 आ गया, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, 10,000 था 10,000 आ गया, और यहाँ से ये वाला 22,000 उठा और 2200 आ गया। मैंने यहाँ पे उंगली क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये भी सीडी है और मेरी कैलकुलेशन में नहीं है। मैंने ओपनिंग के ऊपर 10% लगाया तो ओपनिंग अलाउंस आ गई, मैंने एडजस्टेड क्लोजिंग के ऊपर ये लगाया तो ये वाली आ गई, और मेरा ये बिलीव है कि ये 10,000 पिछले साल का एडजस्टेड सीडी यहाँ पे बीडी बना है, ठीक है, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली बात आ गई। अब मसला ये है, वो कहता है ये जो तुमने 1000 लिखा या ये जो तुमने साल के दौरान 2200 लिखा, अब ये 1000 मैंने पिछले साल में लिखा था, उस वक्त मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग से 10,000, मैंने बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट नहीं किया था, इस वजह से मैंने यहां से कोई अमाउंट डिडक्ट भी नहीं की थी। इस वजह से वो कहता है कि अगर यहां से आपको पैसे रिकवर हो जाएं तो इसके लिए आपने कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी, आपका कोई सरोकार इससे नहीं है, क्योंकि चूंकि आपने डेटर्स को कम ही नहीं किया था, इस वजह से आपके पास कोई जवाब नहीं, आप उस डेटर को ज्यादा कर दो, ये खुद ही सेट ऑफ हो जाएगा अगले सालों तक ये वाला एक्सपेंस। तो यहां से ये वाली थ्योरी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलाउंस के लिखे हुए पैसे रिकवर हो जाएं तो उसका ट्रीटमेंट बैड डेट रिकवरी वाला नहीं है, उसके लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एजिंग एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। प्रेजेंटेशन की बात बस याद रखिएगा कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है उसमें आपने नेट डेटर्स लिखने का पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि आपने इंक्रीज टू और डिक्रीज टू वो वाला कैसे लेके आना है। यहाँ तक बात समझ आती है। चैप्टर नंबर 5 आपका इतना ही था, बताना भी इतना ही, ज़्यादा नहीं करवाना कुछ भी, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा बच्चों। बात सुनो, आप लोगों, अब मेरे साथ हो, अभी कोई घर छोड़ के तो नहीं भाग रहा, हॉस्टल छोड़ के तो नहीं भाग रहा, यही हो सारे। तो मैं जब चैप्टर नंबर 9 की रिवीजन करवाने लगूंगा तो यहाँ पे आपसे एक पेज पकड़ूंगा जो मुझे लगेगा कि आई कैप का पेज है, मैं आपको बताऊंगा ये सारा आपने वहाँ पे कैसे करना है, ईजी हो जो, अभी नहीं ज़रूरत उसकी, ये सारा बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा है कोई फजूल बकवास ना किया करो जी, बुक में नहीं है, होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने कौन सा सारी बुक पढ़ी है। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, मुझे कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए बिल्कुल सही, अगर उसके पास सोल्यूशन और रीजनेबल आंसर हुआ, आपके पास 2 मिनट है, मैं बोर्ड पे खड़ा हूं, मुझे ये वाला क्वेश्चन अपने नॉलेज के मुताबिक एज इट इज सही करके दिखाओ। अगर मैंने स्लाइड शेयर कर दी तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन ठीक करके दिखाओ, वो जो सर सारी 100 वाली बात कहते हैं आज मैं कहता हूं। नहीं यार, अभी मैं छोटा हूं, अभी सर के वाला लेवल नहीं करना। 2 मिनट, मुझे रीजन चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है, जिसके पास नहीं नजर आ रहा, 2 मिनट में मुझे इसका रीजनेबल सोल्यूशन दो और एक्सप्लेनेशन भी दो। मैं पढ़ा लूं, चलें। ये तो गंदी बात है, पहली दफा मैंने क्लास में कहा है। अच्छा बात सुनो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए यहां पे लेके आया हूं, ये पेपर में मेरे एज इट इज आया था ये वाला क्वेश्चन। नहीं, पेपर में मैंने भी गलत किया था, मैं ऐसे ही कहूं आपको, लेकिन पेपर में बैठ के ठीक भी कर लिया था, क्योंकि मैंने लगा के मैं चला गया था, वापसी मैंने इस पर फ्लैग लगाया था, और मैं जब वापसी आया मुझे ना दिल नहीं मान रहा था इस पर, तो मैं दोबारा जब कैलकुलेशन करने लगा तो अल्लाह ने माइंड में सही वाली बात डाल दी, पहले नहीं समय लगी थी, पहले गलत कर गया था। आ जाओ क्वेश्चन पे। वो कहता है 1 जनवरी 20 को एंटिटी रेंट्स आउट पार्ट, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है शायद जो मैंने देखा, और आप अभी करने लगोगे आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, देखना।
ऑन जनवरी 1 है, लेकिन कैसे है वो देखना है। ऑन 1 जनवरी 20 एन एंटिटी रेंट्स आउट पार्ट ऑफ इट्स प्रीमिसेस टू अ टेनेंट फॉर 64,000 पर मंथ। एज पर एग्रीमेंट रेंट इज इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। अब उसने मसला ये है कि 1 जनवरी 20, बहुत पुरानी बात लिखी, मेरा ईयर एंड था 31 दिसंबर 21 का, मेरे इससे पहले 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 आना था, फिर 1 जनवरी 21 आना था, फिर 31 दिसंबर 21 आना था। अब स्टोरी उसने 31 दिसंबर 21 की पूछ ली, स्टोरी उसने 31 दिसंबर 21 की पूछ ली, और स्टोरी दी भी 31 दिसंबर 21 की। तो ये क्यों दिया, अभी देखते हैं। वो कहता है पेमेंट 7,36,000 की मैंने ली हैं टेनेंट से ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग रेंट फॉर दिसंबर 2022। यहां से मैंने आपको एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाना था, वो ये कि आपके ईयर में जिसका आप लेजर बना रहे हो, जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसका आप लेजर बना रहे हो, जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके लिए याद रखना है आपने साल के, आपके साल के दौरान, ये सिर्फ इस जहां पे याद नहीं रखना, इंट्रो FR1 FR2 तीनों में याद रखना, आपको इस साल के दौरान जितना भी पैसा आ गया वो कैश डेबिट है, वो कैश डेबिट है। चाहे पीछे से आए, अगला ले लो, कहीं से भी, चाहे आपके पास पिछला कोई रेंट आ जाए। जब मैं मजाक की बात नहीं कर रहा तो क्यों हंस रहे हो, सब्र कर जाओ यार। जब पिछला कोई रेंट आ जाए, आगे एडवांस ले लो कोई, एनीथिंग, कैश डेबिट है उससे। ये बात आ गई समझ। हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब अगला साल शुरू हुआ तो चूंकि पिछले साल का एक रेंट अगले साल में लिया है, तो मतलब जब पहला ये वाला साल शुरू हुआ है तो पिछले साल का रिसीवेबल लिखना था। बस ये बात इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसने कह दिया ना कि मैंने दिसंबर के पैसे ड्यू थे, मैंने इस दफकत लिए हैं, पिछले साल के आखिरी महीने के पैसे ड्यू थे, तो मतलब इस साल जब आपने अकाउंट्स ओपन किए होंगे तो वो रिसीवेबल ओपनिंग में पड़ा होगा। बस ये बात इंपॉर्टेंट थी। मैंने लेजर बनाया इनकम का, उसने कहा, कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ओपनिंग रिसीवेबल है, ये बात उसने कहीं पे भी नहीं लिखी, लेकिन उसने कहा 1 महीने के पैसे ड्यू हैं ड्यूरिंग द ईयर 21, ड्यूरिंग द ईयर 21 हैं कितने, 7,36,000। तो कैश डेबिट, एक्सपेंस की स्टोरी है ना, इनकम स्टेटमेंट और करंट एसेट्स, नहीं ठीक कह रहा हूं, बट फिगर शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है ठीक है। उसने बुक्स किसकी पूछी हैं, एन एंटिटी रेंट्स आउट, रेंट इज इंक्रीज, वर रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, पैसे आए, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, कितने से, 36,000 से। ये पैसे आए ही आए थे। बस मसला ये था, जब ये वाला साल शुरू हुआ तो ओपनिंग रिसीवेबल कितना था, ये वाला 64,000, क्योंकि 1 महीने के पैसे 64,000 है, तो 64,000 यहां पे ड्यू था। हाँ, इस साल के दौरान पूरा हो गया वो अलग बात है। बस ये बात मेन इंपॉर्टेंट थी जी। जब हमारे पास ये 64,000 में रिसीव होगा तो उन्होंने साल ये भी तो लिखा 5% स्टार्ट ऑफ ईच ईयर में इंक्रीज होगा। मेरी बात सुने, ये वाला जब ओपनिंग रिसीवेबल था तो ये पैसे किस महीने के हैं, पिछले साल के आखिरी महीने के, तब तक रेंट तो इंक्रीज नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये किया। अब करने लगा, देखें यहां पे आया प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, 1 मिनट दीजिएगा, मैंने साल के दौरान जो इनकर्ड किया, अब अगली लाइन पढ़ने लगे, विच नहीं याद है, 5% इंक्रीज हो गया स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के लिए किराया 64,000 जरा 5% है, कितना बन गया, 67,200, जमा कर दो ना, 64,000 प्लस 64,000 का 5%, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी, 67,200। अब यहां पे 1 महीने का किराया 67,200 है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, पूरे साल की फिगर लेनी है ना, 8 लाख, मतलब कि ऐसे, ठीक है जी। ये आ गई प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट। अब उसने किया क्या, 31 दिसंबर 21 के लिए अलहदा स्टोरी बताई और 20 के पीछे से सिर्फ एक बात कही कि पिछले 1 मंथ का रेंट रिसीवेबल है जब अगला साल शुरू हुआ, वो मैंने इस साल के दौरान पैसों में आ गया है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, जो पैसे इस साल के दौरान आए हैं वो कैश डेबिट ही डेबिट है, और जो नहीं है वो ओपनिंग रिसीवेबल में पड़ा हुआ था। तो ये हमने इनकम अकाउंट में क्यों लिखा है, रिसीवेबल ही होता है, रिसीवेबल इनकम, पैसे मिलने थे अभी। व्हाट फिगर शुड बी रिपोर्टेड इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द, अब यहां से 8,06,400 तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये था ये वाला ऑप्शन भी था, ये वाला ऑप्शन भी था। मैं पेपर में ए वाला ऑप्शन लगा के गया था पहले क्योंकि 64,000 मैंने अकाउंट फॉर नहीं किया था, फिर बाद में मैंने इसको दोबारा देखा तो फिर मेरी गलती ठीक हो गई।
अब देखो वो कहता है ये भी बताओ और करंट एसेट्स भी बताओ। मैंने कहा करंट एसेट्स बताने के लिए बैलेंसिंग कर लेते हैं यार, जमा करना 8,400 जमा 64,000, 8,70,400 और 70,400 में से ये माइनस कर दें 7,36,000, 1,34,400 यहाँ पे क्लोजिंग रिसीवेबल आना था। अब एक बात सुनो क्लोजिंग रिसीवेबल ये नेट आपका वो आ गया 8,70,400। अब एक बात सुनो, डायरेक्ट आप ना 8,06,400 में से 7,36,000 माइनस कर दो, नहीं 8,06,400 में से 7,36 माइनस कर दो। ओ भाई 8,06,400 में से 7,36 माइनस करना है, 70,400। अच्छा एक और बात सुनो, जब हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहली सेंस में तो हमें लगता है चूंकि 7,36,000 में पिछले साल का शामिल है तो मेरा ख्याल है मैंने कैश में से माइनस किया था और फिर ये वाली फिगर लेके आया था, इस वजह से मेरी गलती आई थी। और ये वाला डायरेक्ट आंसर 67,200 आता है साल के एंड पे। तो उसने 2 कन्फ्यूजन्स दी हुई थी और ये एमसीक्यूज मेरे ख्याल से मुश्किल एमसीक्यूज था जब तक पेपर में था। बस एक बात याद रखनी है, साल के दौरान जो भी पैसा आएगा उसके लिए कैश डेबिट होना है, और जो पिछले सालों का कोई स्टोरी हुई उसको वो ऐसे भी बता सकता है। एमसीक्यूज भी आपके पास आ जाएगा, इसका सोल्यूशन भी शायद मैंने दिया होगा, नहीं दिया? अच्छा नहीं दिया। पिक्चर ले ले यार, फिर मुझे सेंड करें, फिर मैं बाकियों को सेंड कर, जल्दी करना। मैंने बड़ा गंदा लिखा हुआ है, सीधी तरह कह दें गंदा लिखा है। जी है, ले लिए? अब आ जाओ यार, इस तरह का एमसीक्यूज भी आ जाता है थ्योरी वाले, कल हम डिस्कस नहीं कर सके थे। एक्रूअल कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने आपको क्या कहा था, वो वाली बात ही, प्रूडेंस कंसेप्ट तरह का बात है। तो एक्रूअल कंसेप्ट किसको रिलेट कर रहा होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को। उसके अंडर स्टेटमेंट में अप्लाई नहीं होता, इसकी ओवर स्टेटमेंट में अप्लाई नहीं। ये मैंने एमसीक्यूज हमने कल ये वाला भी था। एन अर्नड रेवेन्यू, इस तरह का एमसीक्यू भी चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाला, लेकिन सिंपल एंट्री है। अनअर्न्ड रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ अ रिसीवर इज लाइकली टू बी अ बुक का एमसीक्यूज था। अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने आपको कल सिखाया था, कैश इज रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड, तो ये कैश बेसिस होगी। ठीक है किया? अच्छा अगला ऐसे आना था, कैश बेसिस। एसेट्स में बी ओवरस्टेटेड बाय रिमूविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। एसेट्स में बी ओवरस्टेटेड, एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे बाय रिमूविंग ओमिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इसके लिए एमसीक्यूज था, हाँ जी एक्सपेंस है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, इससे एक और एमसीक्यूज याद आ गया। वो आपसे ना ये एक एमसीक्यूज उसने बड़ी दफा पूछा, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो हमेशा एक एमसीक्यूज लेके आता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो किस तरह का एक्सपेंस है, और चैप्टर 4 में फॉल करता है एमसीक्यूज देता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज मोस्ट लाइकली टू बी अ अनअर्न्ड एक्सपायर्ड, ये वाला अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक्रूड सैलरीज, इस तरह, मतलब 3-4 एमसीक्यू जो हमें पड़े हुए हैं ये वाली बातें। मैंने इसमें अंदाजा ये लगाया है कि उसने जितनी दफा भी एमसीक्यूज पूछे हैं ना, उसने 3 ऑप्शंस जो थे वो एसेट होते थे, एक लायबिलिटी होती थी, और डेप्रिसिएशन के लिए एक लाइन लिखी हुई है बुक में, डेप्रिसिएशन इज अनसर्टेन लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। डेप्रिसिएशन इज अनसर्टेन लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो डेप्रिसिएशन लायबिलिटी तो बन सकती है, एसेट नहीं बन सकता। तो एमसीक्यूज में से एसेट नहीं उठाना, लायबिलिटी वाली आइटम पिक करनी है, ये बात याद रखना। ये बस एक मेरी जजमेंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का मुझे नहीं पता। एज अ स्टूडेंट आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूं। आप लोग असाइनमेंट्स में से कोई एमसीक्यूज देखो उसमें ये बात डेविएट कर रही हो तो वो गलत करके सही वाली बात लेके चलना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअल बात बताई है, आपको करवा दिया था ये वाली बात जो मैंने कल आपको बताई थी कि अगर साल के आखिर पे आपके पास पेएबल बचा हुआ हो तो जो अगले साल के जाके पेमेंट कर देते हैं तो उसके लिए नहीं रिवर्सल करना ना। जब लायबिलिटी पे हो गई तो यूटिलिटीज पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर उसने ईयर एंड की रिवर्सल पूछ ली है तो फिर आपने एक्सपेंस क्रेडिट करना है। ये बात मैंने जब यहां पे चैप्टर 4 पढ़ा के यहां तक गया था तब सिखाई थी आपको कि एक है यूटिलिटीज पेएबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, जब एक्सपेंस की साथ बात आ जाएगी तो ये ईयर एंड की रिवर्सल है, ये ईयर एंड की रिवर्सल है। लेकिन अगले साल अगर जाके लायबिलिटी पे हो गई तो ये वाली यूटिलिटीज पेएबल डेबिट, या जैसे क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट करते होते थे, ये वो वाली स्टोरी आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लो एक दफा। वो कहता है एंटिटी को इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला मंथ ऑफ जून का, लेकिन बिल विल बी पेड ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई को जाके पे होगा। तो एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून, हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड। तो 10 जुलाई को जब पेमेंट करेंगे लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश
क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इज अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अमाउंट अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं की, उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये कौन सी बेसिस है? एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट द रिकॉर्ड द कैश व्हेन इट इज इनकर्ड और व्हेन इट इज अर्नड। ये गलत बात थी। ओनली वन इज ट्रू। थ्योरी के एमसीक्यूज ऐसे होते हैं भाई, जो मुझे मेरा अंदाजा है। अब इसमें आपको अपनी एफर्ट खुद पुट करनी है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को ऐसा पक्का कर लेना है कि वो एंट्री तोड़ के ले आए या जोड़ दे, आपको आती है। व्हाट इज प्रेजेंटेड बाय द एंट्रीज? डेबिट, एक्रूड इनकम एंड क्रेडिट इनकम। एक बात याद रखना, एक्रूड का कोई तुक्का नहीं लगाना कि इन एरियर्स जो होता है उसमें हम सर्विसेज पहले देते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। सर्विसेज पहले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, और इन एडवांस में सर्विसेज पैसे पहले और वो बाद में। अब एक बात, इन एरियर्स का जब केस होता है, चूंकि हम पैसे बाद को दे रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि पेएबल आ जाए, ठीक है। और उसमें इन एडवांस में तो सीधी सीधी बात है, पैसे पहले ले लिए। इन एरियर्स की ये बात समझ आ गई। अब अगली बात, हम कहते हैं चांस है ऐसा कि उसमें पेएबल आ जाए। अगर कभी उसने, अभी एक बात और, एक और बात यूं बने बतानी थी, अगर एक्रूड का लफ्ज एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो वो लायबिलिटी है, और अगर इनकम के साथ लगा हुआ है तो वो एसेट है। अब ये बात घुमानी नहीं है, और एक्रूअल जब भी बोल रहे हैं ये नहीं कहना यार डायरेक्ट ये लायबिलिटी है। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सपेंस के साथ है इस वजह से लायबिलिटी कह दिया करोगे, वो क्वेश्चन साइलेंट। जी भाई, एक्रूअल वाली बात कह रहा हूं कि एक्रूअल का लफ्ज, एक्रूड एक्रूअल ही है ना, ये लफ्ज अगर एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो लायबिलिटी, एक्सपेंस पेएबल, और अगर इनकम के साथ लगा हुआ है तो इनकम रिसीवेबल है तो वो एसेट है। ये बात याद रखनी है, पेपर में गलती ना कर जाना ये वाली बात, ठीक है। एक्रूड इनकम आएगा तो एसेट समझना है, और जब कभी भी ये वाले टर्म्स आ जाएं, सबसे पहले अपने जहन को इस बारे में तैयार करना कि आपने बेसिक्स पे जाना है, जो आपने सीखा है। आपने क्लासेस के दौरान कौन कौन सी बातें सीखी हैं? पेएबल, प्रीपेड, रिसीवेबल और इन एडवांस। तो डायरेक्ट वहां पे अपना जहन लेके जाना, मुश्किल लफ्ज पढ़ के आपको आसानी होगी। ये वाला क्वेश्चन कल क्लास में कर लिया था, इग्नोरेंस वाला भी कर लिया था। ये वाला एमसीक्यूज भी देख लो। वो कहता है जो साल के दौरान आपका कोई खर्चा होगा, उसके बाद एक मैंने जीपी दिया, फिर मैंने आपसे ये सारा करवा के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट लिख के लेके आया, और मैंने आपसे कहा एंट्री भी पास कर दो। एमसीक्यूज दे दिया हुआ है। प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर, वो कहता है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाली कैश वाली स्टोरी थी, ये अकाउंट था। अब एमसीक्यूज पेपर में ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर आपको जगह याद है ना तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो कहता है साल के दौरान पे इतना किया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना, 2,30,000, बस इतना भी कर सकते हो पेपर में बैठ के। इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ 15,000, 15,000 जरा 12, 1,80,000, इधर आ गया 1,80,000। वो क्या कहता है? नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस 5 लाख था, मतलब जीपी जो था वो 5 लाख था। अब मुझे यहाँ पे एक्सपेंस की अमाउंट चाहिए, वो कौन सी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस वाली। 1,80,000 यहाँ पे लिखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,20,000। अब मैंने अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से सिर्फ वो उठाया जो मुझे चाहिए था। आप लोग पूछते हो ना कि एमसीक्यूज जल्दी कैसे सॉल्व करना है, तो एमसीक्यूज में बहुत सारा कुछ दिया होगा, उठाना सिर्फ उतना है जो आपको चाहिए। मुझे इसकी जगह पता थी कि यार मैंने 2,30,000 गलत जगह पे नहीं लिखा, मैंने उसे सही जगह पे लिखा है, तो लिख दो लेजर में। क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े लेजर बनाने की? आपके पास जो इतना ये पेज है, आपके पास इतना पेज, ठीक है, इतना पेज है आपके पास पेंसिलें हैं, आप इतना सब लेजर नहीं बना सकते? 2,30 देख लो, जीरो भी कॉमन ले लिए मैंने, 1,80, 2,30 में से 1,80 माइनस कर दो। ये सॉरी, मतलब यहाँ पे पेएबल प्रीपेड पूछ लेता, लेकिन जब से ये देख लिया अच्छा 180 यहाँ पे लिखना था, ओके समझ आ गया, 500 में से 180 जाने थे, वहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया। पेज ऐसे बचाना है, ज़ाया नहीं करना, और फाइनल अकाउंट पूरा एक पेज पे सॉल्व हो जाता है, सिर्फ एक शीट पे, सिर्फ इतनी शीट पे। सिंगल साइड और डबल होती है, मतलब डबल साइड होती है, एक इतने पेज पे फाइनल अकाउंट हो जाता है। आधा पेज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का और आधा उसका। अब एक और बात है, अभी बता रहा हूँ, ये जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसमें जो आपके पास फॉर्मेट आ रहा है, ये आपने याद करना है। ऐसे ही जैसे मुझे याद होता है मैं लिखने लगता हूँ, लिखता चला जाता हूँ। क्यों ऐसे याद करना है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस हिस्से की बुलेट्स नहीं दे रहा होता, वो अक्सर फॉर्मेट की भी बुलेट्स दे रहा होता है। तो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ अभी से, अभी कर रहे हो ना साथ साथ, तो अपना जो ये जो आके मौत पड़ती है ना आप लोगों को, जब आपसे कहते हैं चलो लिखो,
तो देख देख के लिख रहे होते हो। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको आता हो। हाँ पेपर में बना हुआ होगा तो यार क्यों कह रहे हो आता हो, इस वजह से कह रहा हूं ताकि आपके पास अगर उसमें कोई बुलेट आ जाए तो आपको उसे अपनी उंगलियों पे घुमाना आता हो, क्योंकि वो फॉर्मेट चेंज भी करता है। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन इकट्ठा करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे देता है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उड़ा देता है, दे देता है, कभी एडमिन एक्सपेंसेस में से सारे एक्सपेंस इकट्ठे कर देता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से और डेप्रिसिएशन का अलग बुलेट दे देता है। अगर आपको आता होगा फॉर्मेट तो आप वहां पे अप्लाई कर सकोगे। ये बात समझ आती है? तो आज से ही उसकी प्रैक्टिस याद करने की नीयत से करनी है। और 20 नंबर ये वाले जो हैं ये बोनस नंबर हैं फाइनल अकाउंट के, ये बोनस नंबर हैं। सिखाऊंगा बोर्ड पे कि यार अगर तुम्हें किसी को कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं भी आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, उसके पास यहां से कम से कम 10 से 12 नंबर पड़े। ये बात समझ आती है? ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग है बैलेंस शीट की, जी उसको तो नहीं याद। उसको भी यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, पेज पे करवा के दिखाऊंगा। क्या हो गया, टाइम है अभी, इजी रहे आप। ये वाली सारी बच्चों मैंने आपको थ्योरी दी है चैप्टर 4 की, ये वाली सारी चैप्टर 4 की थ्योरी दी है। एक्रूअल बेसिस, प्री पेमेंट बेसिस मैंने थ्योरी में लिख के बताया। मैंने आपको कैश बेसिस की सारी स्टोरी सिखाई एंट्रीज के साथ, ठीक है, ये अलग स्लाइड्स बनाई है स्पेशली। और उसके बाद ये एक्सपेंसेस पेएबल में सारी स्टोरी पहले ये वाली बताई कि कैसे कैसे ओपनिंग होता है, कैसे जाता है, कैसे ये वाली एंट्री होती है, कैसे ये वाली एंट्री रिवर्स होती है। मैंने आपको क्लियर स्लाइड्स दे दी हैं ताकि किसी बच्चे को लिखने में कोई इशू हुआ हो तो वो भी इसको नोट कर ले। फिर मैंने आपके पास ये वाला सीन दिखाया, बच्चों को यार थोड़ा खुश हो लेने दो। डस्टर कहाँ पे है? मेरी स्लाइड्स देख लो एक दफा ताकि आपको सिनेरियो समझ लग जाए, घर जाके इन्हें रिवाइज कर लेना और जब कभी भी चैप्टर रिवाइज करना हो इसको देख सकते हो आप। पहले 3 चैप्टर के बाद बस ये स्लाइड्स देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थ्योरी पढ़ना नहीं छोड़नी ना आपने, मसला ये है थ्योरी छोड़ो ना। मैं सही कहता हूं, लेकिन एक बच्चे ने रिपोर्ट किया कि मुझे वहां से 27 MCQs आए थे और उसमें से आधे कैलकुलेशन के थे और आधे थ्योरी के थे। तो मतलब आपने ये नहीं सोचना कि यार जैसा उसे आया मुझे भी वैसा ही आएगा, ये नहीं सोच सकते यार, मजबूरी है हमारी। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। मैंने यहां पे ये भी दे दिया है कि अगर एक्सपेंस इग्नोर होगा तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। मैंने पूरी स्लाइड प्रीपेड की बनाई, उसमें सिनेरियो समझाया, उसमें एंट्रीज बताई और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अंडरस्टेटेड कैसे होता है और वो वाली मिसाल भी मैंने क्लास में दे दी और वो भी बता दिया नॉट क्रेडिटेड वाली बात भी। कैश बेसिस में फिर इसकी स्टोरी बताई इनकम की, फिर इनकम इन एडवांस लेके आया, उसका सारा सिनेरियो समझाया कि कैसे ट्रांसफरिंग करता है। फिर उसके बाद इसकी एंट्री, यार क्यों बोल रहे हो यार। फिर ये वाली स्टोरी सिखाई और फिर ये वाली बात आ गई प्रॉफिट ओवरस्टेटेड वाली, फिर ये वाला पूरा सिखाया और उसके बाद एडिशनल MCQs दिए जो इस चैप्टर के साथ रिलेट कर रहे थे। अब आखिरी बात रहेगी सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, 5 मिनट की बात है, इससे ज्यादा नहीं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात जरूरी है यार। चैप्टर नंबर 3 चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोर्ड पे ले आया हूं ताकि टाइम जाया ना हो। सुन लो, हमने कहा था साल के दौरान हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, हमारा दिल सुकून में नहीं आता, हमारा नहीं, वो जिस हेड का नाम ले रहे होते हैं उसका दिल सुकून में नहीं आता। वो कहता है मुझे मेरी सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड करो, वो एक कहता है मेरी सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड करो। मैंने एसेट का अकाउंट भी बना दिया, मैंने लायबिलिटी का भी बना दिया, मैंने सारे डेटर भी बना दिए। अन्य आप लोग सारे मेरे डेटर्स, आप लोग सारे मेरे डेटर्स। अब जो कंपनी होती है उसका रेवेन्यू करोड़ों खरबों में होता है तो उसके डेटर्स भी इतने ही ज्यादा होंगे। मार्केट में कभी किसी से पैसे ले लिए, कभी किसी को दे दिए। तो बात यह है कि इतने सारे लेजर्स को जब एक बुक में लिख दिया तो अगर कोई बंदा आ गया मेरे से ये पूछने के लिए यार मेरे पैसे कितने ड्यू हैं, तो मैं क्या करता फिरूंगा, मैं हर बुकलेट उठाता फिरूंगा। तो हम उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं। हम हर एक लेजर को एक नंबर दे देते हैं, हर एक लेजर को एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें यह पता होता है, हम उस नंबर की लिस्टिंग कर लेते हैं कि यार मैंने जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं ना उनको 100 से 199 के दरमियान कोडिंग की हुई है, 100 से 199 के दरमियान एक कोड दिया हुआ है। लैंड के लिए लहदा कोड है, अब लैंड के लिए कोड है 110 से 119 के दरमियान। अब 110 से 19 के दरमियान 19 लेजर्स होंगे। अब मेरे पास सिर्फ इतनी ही रेंज है, इसमें मेरे पास मैं पेजेस देखूंगा, इसके दरमियान मेरा लेजर पड़ा होगा, फौरन से मिल जाएगा। तो कोडिंग होती है अपने लेजर्स के ऊपर कोडिंग करना, अपनी चीज़ों के ऊपर कोड करके लेना कि यार मेरी ये वाली चीज़ें मुझे जल्दी मिल जाएं, अगर मुझे ज़रूरत पड़े, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको ले आऊँ। ये हर कंपनी की अपनी मर्जी होती है, इसको स्पेसिफाई भी किया जा सकता है और आई कैप खुद इसके लिए भी कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स दे सकता है। आपने उसकी बात माननी है तो मान लो,
लेकिन अगर टीम का कोई सीनियर CFO है या सीनियर बंदा है, हम नहीं, सीनियर बंदा, वो इसके लिए अपनी मर्जी भी कर सकता है, लेकिन वो जो मर्जी करेगा वो आईकैप के रूल्स के अकॉर्डिंग मर्जी करेगा, ठीक है, वो भी आईकैप के रूल्स के अकॉर्डिंग मर्जी करेगा। बुक के ऊपर बस छोटी सी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लो, MCQ आ सकता है कोई ना कोई। दिस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। एक और बात, कुछ छोड़ के ना जाना, पूरे CA में याद रखो, इंक्लूडिंग कैफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चाहे टाइम लग रहा है 2 मिनट, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कुछ छोड़ के नहीं जाओगे ना और कम तैयार करके जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि पेपर में बैठ के जिसके बारे में आपको यकीन था कि ये मुझे बहुत अच्छा आता है, उसमें से कोई ऐसी बात आ जाए जो आपको अच्छी ना लगे पेपर में बैठ के। और बच्चे का टेम्पो होता है एक माइंड का, उसका एक माइंड की स्ट्रेटजी है, उसे जो चीज़ अच्छी ना लगे ना पहली लुक में, उसका दिल खराब हो जाता है, यार ये क्या आ गया। जब उसका दिल खराब होता है तो उसको उसे करते टाइम भी दिल में ये बात आती है कि यार ये नहीं मेरे से सही होना। अगर आपके साथ आपके फेवरेट एरिया से ऐसा हो जाए, तब वो आपके लिए, वो जो आपका डाउन एरिया है वो पड़ा है, उसे इतना तो अटेम्प्ट कर लोगे ना कि वो 3-4 नंबर दे जाए, वो 3-4 नंबर आपके यहां से कम हुए होंगे वहां पे पूरे हो जाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया, अब आप उसके बारे में बिल्कुल ब्लैंक हो, अल्लाह की कसम वहां पे तुक्का भी नहीं लगा सकते, क्या लिखोगे। आपके पास एक लफ्ज आ जाता है, लेट से उसने एक लफ्ज लिख दिया, इको में एक लफ्ज था, सिट्रस पेरिबस था शायद, सिट्रस पेरिबस। अब एक बच्चा है, उसे इसका A to Z भी नहीं पता कि व्हाट इज सिट्रस पेरिबस, उसे नहीं पता, वो मुझे बताएं इसके बारे में क्या लिख लेगा, कितने तुक्के लगा लेगा, नहीं लगा सकता, उसे पता ही नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा इसकी लाइन पढ़ लेगा, उसे ये लाइन अच्छी नहीं लगी, पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने सिर्फ एक दफा पढ़, पेपर में बैठ के वो कुछ अपनी तरफ से लिख सकता है, लिख सकता है ना। वो जो एवरेज मार्क्स उसने यहां से अच्छे एरिया से लूज किए हैं, वो गंदे एरिया में जो उसे नहीं अच्छा लगता था वहां पे लिख के पूरे कर सकता है। और पेपर में उससे पूछना जो 49 पे रहा हो, ये 1 नंबर उससे पूछना जो 49 पे रहा हो। ये जो मैं आपको फॉर्मेट सारा बनाते हैं, आपके पास अभी यही वाला फॉर्मेट है ना, ये जो ऊपर लिखते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नोट तो बनाना सिखाया नहीं, सॉरी आपको, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, आपको बड़ा गंदा लगता होगा ये वाला हर वक्त लिखना। मैं जब FAR1 का पेपर करके आया था, FAR1 के पेपर 100 नंबर का होता है और उसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का तकरीबन आ जाता है, इसी तरह वो तो सारे कैलकुलेशन के होते हैं, उसमें यही वाला फॉर्मेट ऐसे ही बनाते होते हैं नोट का। मैंने वो मेरे से पेपर खींचने लगे थे, मैं 80 नंबर का पेपर R1 का करके आया था, मेरे से पेपर खींचने लगे थे और मैं था कि आखिरी मिनट तक जान मारनी है, सर अंसारी से ये सीखा था मैं। उस जल्दी में सिर्फ मैं इतना लिख पाया, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ट्रांसफर, वो वाली सारी, सिर्फ 1 मिनट की बात, तो मुझे नहीं पता, पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का था, मुझसे 1 मिनट में जो बन सकता था मैंने किया। माइट पॉसिबल मैं उसी 1 नंबर की वजह से पास हुआ हूँ, वरना मेरे करतूत पास होने वाले नहीं थे, R1 में भी नहीं थे, पढ़ा ही नहीं था। तो बच्चों याद रखो, कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, करके जानी। इस वजह से चार्ट ऑफ अकाउंट्स की 2 लाइनें पढ़ लो। दिस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएटेड बाय बिजनेस टू बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनटू आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। लेजर्स को आइडेंटिफाई करना, यूनिक कोडिंग एंड अरेंजमेंट, वो यूनिक कोडिंग कर देता है। Each general ledger account is identified by unique code and heading. This allows a business to generate instructions and policies to be followed by those members of staff responsible for recording information. वो कहता है जिसने रिकॉर्डिंग करनी है वही जिम्मेदार होगा। सिंपली बात लिखी हुई है, दोनों लाइनें पढ़ लेना, छोड़ के नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव में ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट, और इसी से उसने ये 3 MCQs दिए थे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन इट्स जनरल लेजर या अंडर। अब ये वाली जो बात है कि अब ये वाली बात आपने ये वाला टेबल याद नहीं करना, ये वाला टेबल याद नहीं करना, सिर्फ बुक की ये वाली लाइंस पढ़नी है और उससे ये वाले 3 MCQ जो बुक में हमने किए थे वो वाले कर रहे हैं। 6 से शुरू होता है और 1 से खत्म। ये वाली बात ठीक है, लेकिन आपको कब पता लगेगी, जब आप स्टैट पढ़ोगे। स्टैट में ये वाला MCQ स्टैट के टीचर्स आगे चल के सिखाते हैं, ना मैंने सीखा है ना आपने सीखा है, सर ने कहा था कि ये एज इट इज आता होता है बात। और ये वाली इज अ लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन द जनरल लेजर, ये गलत हो जाती है जैसे आप पिछले MCQs पढ़ोगे थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड चार्ट्स, यूनिक कोडिंग और हेडिंग होती है, ये वाले सारी MCQs कैरेक्टरिस्टिक्स में से दिए हुए हैं। यूनिक कोड यूजुअली अरेंज्ड इन, तो ये वाली बात भी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये ब्लैंक हो गई अगर आपने ये वाले 3 ये 4 लाइंस ना पढ़ी तो। गंदी नहीं है, एक दफा पढ़ के देख लेना जो समझ आ जाए। तो भाई बात आखिरी ये थी, आपने कुछ छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाओगे ना तो इंशाल्लाह पास होके आओगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।